हमारी इमरान खान साहब की लास्ट बात हुई 9 मई के बाद भी बात हुई। हमने इमरान खान साहब को जूम पे समझाया कि आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर हमने पाक फौज से या हमने अपनी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करनी होती तो उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि मैं जो है ना इस्टेब्लिशमेंट से टकराऊंगा। हमने उनको बहुत समझाया लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस बात से मानने में इनकार कर दिया। हम पूरी कराची कैबिनेट उस वक्त जूम पर बैठी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बैठक में हम मौजूद हैं वॉइस ऑफ सिंध का ये प्रोग्राम, और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी की एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आगे बढ़े। और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान अपनी सक्सेसफुल ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ा और किस तरह सक्सेस हासिल की। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो यंगस्टर्स हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक कामयाब शख्सियत मौजूद है, तौकीर अहमद साहब, जो फोकल पर्सन है DC सेंटर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने याद किया, बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरी होता है जानना किसी की भी सक्सेस स्टोरी, वो इसलिए भी कि ताकि पता चले कि आखिर इंसान एक दिन में जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दिस ऑलवेज लाइक हर चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन आपकी जो शुरुआत हुई सियासत में वो स्टूडेंट एज में ही हो गई। बिल्कुल। जब ये इंसान सोच रहा होता है कि मैंने आगे जाके क्या बनना है, तो जब आप स्कूल एज में यही बात सोचते थे कि मैं सियासतदान बनूंगा या कुछ और प्लानिंग्स थी? जब हम स्कूल लाइफ में थे, स्कूलिंग हमारी फलका हाउस से हुई, वहाँ पे तो एक प्रॉपर अच्छा माहौल था। वहाँ पे सियासत वगैरह का कोई बैकग्राउंड नहीं था। हाँ। लेकिन हम जब अपने एरिया में आते थे, अपनी रिहाइश जहाँ पर थी, तो वहाँ पर हम देखते थे कि वहाँ पर उस वक्त एक सियासी जमात बहुत ज़्यादा फ़ाल काम कर रही होती थी, रोज़ रोज़ की हड़तालें हो रही होती थी। तो वो एक ऑटोमेटिकली चार्म पैदा होता है एक बच्चे में, तो वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, वो अट्रैक्ट कर रहा होता है इन चीज़ों को। हाँ। तो वो ये नेगेटिविटी है, हालांकि इसको हम अपना नेगेटिव पार्ट बोलेंगे अपनी जिंदगी बिल्कुल। का। वो बच्चे में एब्जॉर्प्शन होती है ना कि वो हर चीज़ को ग्रैस्प कर रहा होता है कि अच्छा ये पावर है, ये पावर है, एक्चुअल मुझे पावर। वो धरना, एहतजाज, हड़तालें, ये अट्रैक्शन की तरफ जा रही होती हैं चीज़ें, जो कि अब नहीं है इस शहर के अंदर। ये बहुत पॉजिटिव बात है जिस तरह से चीज़ों को रोका गया है, ख़त्म किया गया है। ये बहुत इसके लिए पाक फौज ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी, यहाँ पर रेंजर्स ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत मुश्किलों से रुका है। और 26, 27, 28 साल लोग लग गए चीज़ों को रोकने में। तो वहाँ पे हमें अट्रैक्शन ये पैदा हुई सियासत में आने की। हम अपना पढ़ते पढ़ते फिर कॉलेज लाइफ में आए, फिर कॉलेज लाइफ के हम जिम्मेदार बने, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। उसके बाद फिर लेबर डिवीज़न में गए, फिर वहाँ से फिर मदर विंग में जाके पॉलिटिक्स की। उसके बाद से फिर हम सियासत का हिस्सा बने, फिर चलते चलते फिर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, पहले आपने जो है ज्वाइन किया जो स्टूडेंट जमात होती थी, उसके बाद फिर आप जो है उसी जमात के साथ मुंसलिक रहे थे। लेकिन जब स्टूडेंट जमात थी तो उस वक्त यही वाली बात आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि पावर है, पावर हाथ में होनी चाहिए। तो उसमें आप लोग को फ़र्क नहीं महसूस होता था कि जहाँ पर एजुकेशन है वो हमारी कहीं पर भी उसमें कमज़ोरी आ रही है, या आप कहते थे नहीं, मतलब दोनों चीज़ों को आपने जो परफेक्ट रखा? नहीं, परफेक्ट हमने तो एजुकेशन को भी हमने छोड़ा नहीं है। हम एमफिल कर, मैं खुद भी एमफिल हूँ और स्कॉलरशिप के साथ मैंने एमफिल किया है कराची यूनिवर्सिटी से। तो हमने एजुकेशन को नहीं छोड़ा। हम वहाँ पे भी जहाँ पॉलिटिक्स कर रहे थे तो वहाँ पे हम 2 विंग्स होते थे, या तो एक अस्करी विंग था या एक गहवार अदब या एक पढ़ा लिखा तबका था। तो हम उस पार्टी के जो थे गहवार अदब का पार्ट थे, तो हम दूसरे विंग में नहीं थे। हमारा काम वो नहीं था रोड पे निकल के जो है झंडे लगाना या सोशल वर्किंग ज़्यादा। हमारा सोशल वर्क था। हम जब स्कूलिंग कर रहे थे, जब हम कॉलेज में थे, ट्यूशन्स पढ़ाते थे, फैक्ट्रीज में भी काम करते थे, और एक बहुत मिडिल क्लास से होते हुए फिर यहाँ तक पहुँचे चीज़ों को। तो ये कि एक एक वही वाली स्टेप की बात आती है कि आगे इंसान बढ़ने में फिर वो जो आपको क्या महसूस होता है कि जब इंसान स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है और एक वो शख्स जो पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी तक पहुँचना चाहता है? इसमें तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आदमी निखर जाता है या फिर बिगड़ जाता है। जिस फेज में हम लोग थे, तो हमारा साथ हमारे माँ बाप की और कुछ लोगों की दुआएं थी कि हमें जो हमारे उस्ताद मिले सियासी तौर पे भी, और हमारे जो टीचर्स वगैरह थे वो अच्छे मिल गए, तो हम अच्छाई के उस पर निकल गए। अदरवाइज़ जो हमारे साथ के लोग थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, या वो कहीं और किसी बुरे काम में लगे हुए हैं।
तो ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट करता है कि आपकी थॉट्स क्या है, आपकी सोच क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। माहौल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों पे। हम जिस जगह पे थे वहाँ पे पावर्स थी उस वक्त, लातादाद पावर्स थी, लेकिन कभी हमने जिम्मेदार रहते हुए मिसयूज़ नहीं किया। और हमेशा जो है वो कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम भी ऐसा होता था तो हम उसका पार्ट नहीं बनते थे, खामोश ज़रूर हो जाते थे लेकिन उसका पार्ट नहीं बनते थे। अच्छा, एक ये भी आता था ना कि फ़ौरन से जमात को छोड़ भी नहीं सकते, ये क्या वजह थी? प्रेशर होता था कहीं से? नहीं, कहीं से कोई प्रेशर नहीं होता था। हम खुद भी सेटिस्फाई नहीं थे उस जमात में काम करते हुए। जब हमारे पास जब हम यूनिट लेवल पे थे, छोटे लेवल पे थे, तो हमें पता ही नहीं था कि ऊपर की पॉलिसीज़ क्या हैं। हम समझते थे हम जो देख रहे हैं सही नज़र आती सही चीज़ दिख रही होती थी। लेकिन जब जैसे जैसे हम ऊपर आते ही चले गए, मरकज़ी सतह पे आए, तो हमें पता चला कि ये ट्रैक जो है वो ठीक नहीं है। तो अब हम जब आ गए उस ट्रैक पे तो हमने एकदम से तो नहीं छोड़ सकते। क्या चीज़ ठीक नहीं लगी थी? हम भी फिर मैं यहाँ से स्विच कर गया था, दुबई चला गया था, मैं भी छोड़ के इस पार्टी को। फिर हम वापस आए, एक पार्टी बनाई थी उस टाइम पे, चीज़ें की वहाँ पे, उन लोगों एक्सपोज किया, ये एक अलग चैप्टर है। फिर लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की सियासत में भी। फिर आपने पार्टी छोड़ के दोबारा पे आपने पीटीआई ज्वाइन की। तो पीटीआई ज्वाइन करने के बाद फिर क्यों स्विच किया? पीटीआई बिल्कुल है स्विच करनी पड़ी। उसकी वजह ये है कि हमारी इमरान खान साहब से जो मेरी लास्ट बात हुई 9 मई के बाद भी, इमरान खान साहब 9 मई जब हुई उसके बाद बात हुई, हमने इमरान खान साहब को जूम पे समझाया कि आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर हमने पाक फौज से या हमने अपनी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करनी होती तो फिर हम क्या अल्ताफ हुसैन के साथ ही काम करते रहते। हमने उनको बहुत समझाया लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस बात से मानने इनकार कर दिया। हम पूरी कराची कैबिनेट उस वक्त जूम पर बैठी हुई थी और मैं क्या कह रहे थे? उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि मैं जो है ना इस्टेब्लिशमेंट से टकराऊंगा। उसकी स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आज तक मोबाइल में मौजूद हैं, उस जूम की मीटिंग के, और वो सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो वो क्योंकि यादगार मीडिया में नहीं आई है, लेकिन वो हमारी एक इंटरनली मीटिंग थी तंजीमी। अच्छा, मैं क्योंकि कराची कैबिनेट का पार्ट था। तो आपने क्यों नहीं दिखाया मीडिया में? उस दिन मैंने भी फैसला ये कि मैं अब इस शख्स के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि वो मुस्तकिल जो है ना, वो कुछ लोगों के नाम गलत ले रहे थे, उनको हम समझा रहे थे। 2-3 लोग ऐसे थे, तो 2 खत भी आ गए उनके, तो 2-3 लोग मेरे साथ और भी थे। अब जो 2-3 खत आए हैं, वो 2-3 खत भी आए। अच्छा, हम उनको उस मीटिंग में समझा रहे हैं कि देखें आपका ट्रैक ठीक नहीं है, ये वाली चीज़ें ठीक नहीं है। आप जो आज यहाँ पर हैं तो ये मुल्क है, फौज है, तो हम और आप हैं, हम इस लड़ाई का पार्ट नहीं बनेंगे। और हम बीइंग अ कराचीइट, मैं इस लड़ाई का पार्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं इस लड़ाई का पार्ट बनना होता तो हम 2016 में बगावत करते। मैंने फिर वो लास्ट मेरी बात थी इमरान खान साहब से, जबकि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि पीटीआई ने हमें बहुत इज्जत दी, बहुत आगे तक लेकर आए, बहुत जल्दी आगे लेकर आए, कराची कैबिनेट का पार्ट बनाया। आरिफ अलवी साहब ने अपने हल्के का मुझे इंचार्ज बनाया ज़ाती तौर पे। 247 उस वक्त होता था, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं ये तुमसे वापस लूँगा। फिर इमरान खान साहब ने मुस्तकिल जो है वो इस बात को मीडिया पे आगे कहते थे कि मेरी ये टीम मिसाली है, उस टीम का हेड मैं था। लेकिन हमारे बार बार कहने के बावजूद भी उनकी नेगेटिविटी जो फौज के साथ आ गई थी ना, तो हम उसका पार्ट नहीं बन सकते थे। तो फिर आपने मैंने स्विच कर लिया। लेकिन अब ये कि अब जो आप इस वक्त काम कर रहे हैं और आपका बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि मीडिया पे अप फ्रंट होके आना, बात करना, इट्स अ वेरी लाइक कहते हैं ना, बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि एक एक जुमला जो है वो सही जाए। तो अब आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से जो है इस वक्त कराची में काम हो रहा है, कराची में मसाइल क्या क्या हैं जिनके ऊपर सही मानों में वर्किंग हो रही है इस वक्त? कराची क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह की मसाइल हैं उस तरह से यहाँ पे चीज़ें हो तो नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अब मेयर कराची हैं, डीसीज़ हैं, कमिश्नर्स कर रहे हैं। कल भी एक असिस्टेंट कमिश्नर को जो है सस्पेंड किया है कमिश्नर साहब ने। मैं खुद भी चूँकि फोकल पर्सन डीसी साहब का, डेली बेसिस पे हमारे काम, हमने कुछ ना कुछ एक बड़ा काम करना होता है। हम गोरकन माफिया के खिलाफ भी काम करते हैं। हम हमने FIR कटवाई हैं गोरकन माफिया की। क्या करते क्या थे वो? ये जो सरकारी नर्ख है, जो एक कबर का जो रेट है वो 14,000 रुपये, लेकिन आप जब जाएंगी ना
किसी की कब्र करानी। कराची में तो मरना भी मुश्किल है। जी। मरने के लिए भी ना आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए। जब आप किसी कब्रिस्तान जाएंगी तो आपको 40,000 50,000 रुपए में मिनिमम कब्र लेनी पड़ेगी, जो कि सरकारी रेट है 14,300 के। हमने खुद वहाँ पे जाके गोरगनों को गिरफ्तार किया है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, उनकी FIR कटवाई है, मीडिया पे चलवाया है। और ये सखी हसन कब्रिस्तान में हमने ऑपरेशन किया है, मोहम्मद शाह में ऑपरेशन किया है, जबकि सखी हसन कब्रिस्तान फुल हो चुका है। अब वहाँ पे जगह नहीं है, सिर्फ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में एक जगह है, वहाँ पर भी जो है वो एक कब्र 50,000 60,000 की बिक रही होती है। मजीद कब्रिस्तान क्यों नहीं बनाते हैं फिर? इसके लिए कोशिश हो रही है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हिदायत दी है। अच्छा, अभी हाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब की आज से 4 दिन पहले जो है वो मीटिंग हुई है, कमिश्नर साहब भी इसमें ऑन बोर्ड थे, मेयर साहब भी ऑन बोर्ड हैं, और उन्होंने मजीद कब्रिस्तान बनाने की जो है ना हिदायत जारी। ऐसे लगता है कराची को जो है ना आगे सिर्फ ये नहीं सोचना कि आज हमने इस जगह पे ये काम करना है। कराची के लिए बहुत बड़े थिंक टैंक की ज़रूरत है कि जिसपे ये हो कि 20 साल बाद कराची, क्योंकि कराची बहुत जल्दी फैल रहा है, तो ये थिंक टैंक होना मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। बहुत ज़रूरी है, और कराची के जो मसाइल हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और प्रायोरिटीज़ तरजीह बुनियाद पे देखने की ज़रूरत है जी। और कराची के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, जो महरूमियाँ हैं, इनको दूर करने की भी ज़रूरत है। क्या क्या महरूमियाँ आपको नज़र आ रही है? महरूमियाँ तो बहुत सारी यहाँ पे, यहाँ के लोगों को तो बहुत सारी चीज़ों में आप इंटर बोर्ड का रिजल्ट देखें। हाँ, इस वक्त वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा इशू आया है जी जी, जो ज़्यादती हुई है जी, और इसको देखने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से ना हो। बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो डोमिसाइल के मसाइल आए, डोमिसाइल का डंपर माफिया अलग है, रोजाना जो है हाँ, 2-3 पानी के मसाइल अलग हैं, पानी के मसाइल अलग हैं। कल परसों 4-5 दिन से जो एक लड़ाई चल रही है वो जी जी, हैवी ट्रैफिक को लेकर, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट में तो बिल्कुल भी जो है ना बर्दाश्त नहीं करते, हमने तो बिल्कुल उठा के बंद कर देना है, FIR कटवा देना। हमने अलकरम स्क्वायर पे पिछले हफ्ते ऑपरेशन किया और तमाम बस स्टैंड जो है ना हमने साफ़ करा दिए। वहाँ पे कोई 30-35 साल से वो बस स्टैंड कायम था जो हमने ख़त्म कराया है, और वो खुद ही ऐसे ही बन गया, खुद ब खुद बनता चला गया। और वो बनता चला गया। अच्छा, किसी ने उससे पहले क्यों नहीं देखा इस चीज़ को? अच्छा, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है ना, आपकी विल होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, एक्चुअल बात जो होती है ना, हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है और जो हमारे इस वक्त के कमिश्नर साहब हैं, इनकी विल है हाँ, जो हमें लुक आफ्टर कर रहे हैं। डॉक्टर आसिम साहब हैं, हाँ, उनके पीछे जरदारी साहब उन एक विजन लेके चल रहे हाँ, हैं। हाँ, फिर हमें हर तरह की सपोर्ट है, हम पर कोई प्रेशर नहीं आया कि आपने ये चीज़ें क्यों की, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुई। अगर आज से 2-3 साल पहले या किसी भी टाइम पे इतना बड़ा काम होता ना, हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम कर रहे होते, तो अब तक ट्रांसफ़र हो चुके होते। ना DC ट्रांसफ़र होता है, ना EC ट्रांसफ़र होता है, तो इसका मतलब है कि हमें मतलब ये कि इनकी भी विल है कि जी अब कराची को जो है वो बेहतर करना और है। जब जरदारी साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई, जब उन्होंने मुझे अपना विजन बताया, मेरी उनकी कोई 35 मिनट की पहली मुलाकात थी जब मैं शमूलियत करने जा रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को 16 अरब रुपए दिए, अब तुम्हारा काम है। उन्होंने फिर मुझे इलेक्शन सेल का इंचार्ज बनाया। अदी को मैंने बोला कि अदी को जो है आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भेजें और उनको मसाइल बताने हैं, मुझे वहाँ दिखाना है। तो उन्होंने ख़ास तौर पे अदी फरियाल तालपुर को मेरी शमूलियत पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भेजा, हमारी ख्वाहिश पे, मेरी और डॉक्टर आसिम की ख्वाहिश पे। डॉक्टर आसिम साहब ने वहाँ पे, जरदारी साहब ने 16 अरब रुपए लगाए। अब ये उनका अलमिया था कि वो 16 अरब रुपए एक्सपोज नहीं कर सके। अब हम जो काम कर रहे हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेस रिलीज जारी करते हैं, मीडिया में लाते हैं, कमिश्नर साहब की डेली खबरें चल रही होती हैं। आज भी जो है वो कोई 20,000 बोरियाँ पकड़ी हैं शुगर की, औरंगी के अंदर DC ने पकड़ी हैं, जो रमज़ान में जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी उसको। तो ये अभी से हो रहा है, प्राइस चेकिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तजावुज़ात का ख़ात्मा हो रहा है। तो कोई भी माफिया हो, हमने ये तैयार किया हुआ है कि हमने उसको उखाड़ना है जड़ से, एटलीस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट से तो हमने ख़त्म करना है। ठीक है, इससे आप जब आप लोग की तरफ से काम होगा तो और शहर में भी जगहों पर इस तरह से काम की क्या उम्मीद आप लगाते हैं कि होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमें सपोर्ट है और इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब की भी सपोर्ट है, हमें कमिश्नर कराची की भी सपोर्ट है, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम साहब जो हैं वो बिल्कुल किसी से भी कोई रियायत नहीं करते। हमें मुकम्मल सपोर्ट है
पुलिस की तरफ से भी हमें सपोर्ट है, जो वहाँ के एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, हम सब ऑन बोर्ड होके एक पेज पे काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि हम सब एक पेज पे बैठ के, एक टेबल पे बैठ के फैसले करते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। अच्छा, कराची इतना बड़ा होता जा रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर साथ साथ कई हमने पहले भी ये देखा कि जो बिल्डिंग्स का हजूम जो है एकदम से बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर फैलने की बजाय बिल्डिंग जो है वो, आपको पता है, कंस्ट्रक्शन और ये सब बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो आपको लगता है कि इसकी वजह से भी मसाइल ज़रा ज़्यादा बढ़ गए हैं कि एक जगह पर जहाँ पे 4 लोग थे वहाँ पे 4000 लोग आ गए, हैंडलिंग मुश्किल हो गई है। आगे इन फ्यूचर क्या कराची को आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, आगे इसको लेकर जाना चाहिए? क्या सूरत हाल होगी इसके बाद पे? क्योंकि अगर एक जगह पे 4000 लोग आएंगे, उनकी अब कैसे उनकी चीज़ों को सेटल करेंगे जब इतनी ज़्यादा जो है ज़राए नहीं होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही कराची को फैलना चाहिए। और हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ का माइंडसेट ये है, जैसे मैं लियाकताबाद का स्पेसिफिक नाम लूँगा। आप लियाकताबाद का माइंडसेट है कि मुझे लियाकताबाद में ही रहना है। हाँ, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। अब लियाकताबाद में 45 गज की जो मंजिल है, जो घर है, उसके ऊपर 6 मंजिला घर बना हुआ है जी। तो वो आज उसकी ना बेसमेंट वैसे है, उसको 5-6 साल बाद वैसे ही गिर जाना है। या तो वो राइट गिरेगा, लेफ्ट गिरेगा या पीछे गिरेगा। तो हम उसको डेली बेसिस पे डिमोलिश करते हैं। जो ऑक्यूपाइड नहीं हुए हैं, जो हमसे पहले हो गए, उसको तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो बन रहे हैं हम उसको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 8 से 10 बिल्डिंग्स हम डेली गिराते हैं। इनकी अप्रूवल्स कौन देता है कि इनकी कोई अप्रूवल नहीं होती है। कोई अप्रूवल से बना लेते हैं? कोई अप्रूवल नहीं होती, ना इनके पास कोई नक्शा होता है। वहाँ का जो इलाकाई बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो एडी होता है, वो उनसे कैश अमाउंट में जो उनकी अंडर टेबल बात होती है, वो उस बुनियाद पे नाज़िमाबाद में, लियाकताबाद में, गुलबर्ग में, नॉर्थ नाबाद के अंदर पोर्शन बन रहे होते हैं। अब देखें, एक छोटी सी गली है, वहाँ पे 6 मंजिला घर बना हुआ है, जहाँ पे पानी की ज़रूरत 20 लोगों की है, वहाँ पे वो 200 लोग पानी पी रहे होंगे। वहाँ सेवरेज का निज़ाम डैमेज हो रहा है, वहाँ पार्किंग का निज़ाम डैमेज हो रहा है, आपके पास पार्किंग नहीं है, अच्छा मॉल नहीं, एक घर से दूसरे घर की बेपर्दगी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के बेशुमार मसाइल, छोटे छोटे मोहल्ले बनते जा रहे हैं। वो एक पॉश जो जगह थी ना, वो मोहल्ले में कन्वर्ट हो गई है। और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो जगह है, नॉर्थ नाबाद जब पाकिस्तान बना था तो कराची कैपिटल था, और कैपिटल के अंदर जो है वो नॉर्थ नाबाद वो एरिया था जो जहाँ पे ऐवान सदर बनना था, जहाँ पे सारी चीज़ें होनी थी। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो एरिया है जहाँ से बड़े बड़े नाम निकले, यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले, और फिर पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो उस जगह पे ये चीज़ें हो रही हों, तो हमने ये तैयार किया है कि आज से 40 साल पहले वाला जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है ना, वो बनाना है, वो दोबारा बनना चाहिए। इस पे हम इस टारगेट को हमने फोकस किया हुआ है। हमने वहाँ शादी हॉल भी गिराए हैं, 10-10 फुट शादी हॉल जो है ना, डॉक्टर आसिम के कहने पे हमने डीसी सेंट्रल ने गिराए। और बड़ी बात है कि वो आज तक बने नहीं है। फिर उन्होंने वहाँ पे करोड़ों की ऑफर्स आई हमें, डॉक्टर साहब को, डीसी साहब को, लेकिन हम अपने स्टैंड पे खड़े रहे। हमने वो आज तक बनने नहीं दी, क्योंकि हमारा विजन है कि हमने 40 साल पहले का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वापस बना, फिर दोबारा से कराची को खूबसूरत करना है, सिस्टमैटिक करना। बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि सिस्टमैटिक नहीं रही हैं चीज़ें, और आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लोग कहते हैं कि कराची बहुत ज़्यादा कमाने वाला शहर। मैं कहती हूँ जब लिविंग स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो जितना भी आप अच्छा कर दें, तब तक आपका जो है वो आपका जहनी सुकून नहीं होगा, आप उस चीज़ को, उस शहर में रहना पसंद नहीं कर सकते हैं। क्यों अपने बच्चों को भी लोग बाहर के मुल्क भेज देते हैं, यहाँ पर आप इतना अर्न करने के बाद बाकी आपने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया। इस शहर को खूबसूरत बनाना है, अच्छा बनाना है, रहने के काबिल बनाना है। बेसिक नेसेसिटीज़ की बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत हो जाती है। व्हाट अबाउट ग्रीन कराची? ग्रीन कराची कब होगा? ग्रीन कराची पे काम कर रहे हैं, कमिश्नर साहब ने हमें प्लान दिया हुआ है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और ब्यूटिफिकेशन पे भरपूर काम कर रहे हैं। डेली बेसिस पे वो काम चल भी रहा है, आपको नज़र आएगा। आप जाएँ मेट्रो रेल पे, उन्होंने भी वो घड़ी वगैरह भी लगाई है, ब्यूटिफिकेशन पे भी काम हो रहा है। और वो हर 15 दिन पे एक मीटिंग करते हैं कमिश्नर कराची, और हर डीसी से जो है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस पूछते हैं। इंशाल्लाह आज से 6 महीने बाद को जो कराची होगा ना, तो
तो वो ग्रीन कराची आपको नज़र भी आएगा, ब्यूटिफिकेशन पे भी नज़र आएगा कि काम हुआ। हम तो कहते हैं इतना इतना ग्रीन कर दें कराची को कि हमें ना हमारे एसी के बिल बच जाए। नहीं क्योंकि जैसे ही जितना ज़्यादा ग्रीन होगा उतना तो बिजली बिल्कुल ज़ाहिर बात है कम खर्च होगी, क्योंकि आपका माहौलियात अच्छा होता चला जाएगा। माहौलियात ख़राब होने की वजह से लोग एसी ज़्यादा चलाते हैं, एसी ज़्यादा चलाने की वजह से बिजली का खर्च ज़्यादा आता है। तो 6 महीने बाद इसका इंशाल्लाह आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा, रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा, बिल्कुल। अच्छा, ये यंगस्टर्स को या स्टूडेंट को, क्योंकि आपने भी स्टूडेंट लेवल पे आपने यही बताया कि एक ऐसी चीज़ देखी जिससे जो है हम ऐसा मतलब लगा कि एक जमात को के साथ मुंसलिक होने के बाद ताकत मिल सकती है। लेकिन अब आपकी सोच क्या होगी, किस तरह से यंगस्टर्स को या यूथ को पावर देनी चाहिए और उनको क्या मशवरा क्या देंगे आप? यूथ को सियासत में आना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए, यूथ आके पॉलिटिक्स में पार्ट बने। जब तक कि यूथ आगे नहीं आएगी सियासत में, आप कोई भी निज़ाम ठीक नहीं कर सकते। तो यू थिंक सो जमातें दोबारा शुरू होनी चाहिए जो कौन सी? यूनिवर्सिटीज़ में? मैं तो इसके हक में हूँ, क्योंकि मैं तो खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आया हूँ। आपने क्या सीखा था उस टाइम मैंने पे जो वहाँ? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सीखा ना, हाँ। जो 4 साल में सीखा, हाँ। वो मैंने अपनी मदर विंग में आके, जो सियासी तंजीम में आके, वो मैंने 20 साल में नहीं सीखा। तो वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर आपको अवेयरनेस आ जाती है, आपको इतनी ज़्यादा सीखने के मौके मिलते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए। फिर यही क्रीम जो है ना आपकी निकलती है और जाके जो है ना आपका आगे जाके फिर लीडर बनते हैं पॉलिटिक्स के लिए उनको होता है कि अच्छा, फिर वो क्या होता है कि जब आपको हर तरह का काम आ जाता है। हाँ। हमसे जो है वो दरियाँ भी बिछवाई जाती थी, हमसे फोटो स्टेट की कॉपियाँ भी कराई जाती थी, हमसे न्यूज़ भी बनवाई जाती थी, हमसे जो है वो बर्तन भी धुलवाए जाते थे, हम अपने बर्तन खुद धोते थे। तो वो एक सारी जो ट्रेनिंग थी ना, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही थी। और एजुकेशन भी आप लोगों ने अच्छी हासिल की, ये नहीं कि आपने एजुकेशन को छोड़ दिया। बिल्कुल, और वो ज़रूरी था। अच्छा, ये जो एजुकेशन हमने हासिल की क्योंकि वो हमारा फैमिली बैकग्राउंड था। हाँ। ये हमें फैमिली से मिला है। अच्छा, वरना तो आपको लगा कि कुछ आपके ऐसे दोस्त या कोलीग्स ऐसे थे जो पॉलिटिक्स में आने के बाद सिर्फ पॉलिटिक्स के होके रह गए, उन्होंने आगे पढ़ा? हाँ, बहुत सारे। तो 98% कमी नहीं होनी चाहिए? 98% हमारे जो दोस्त थे ना, वो पढ़ नहीं पाए। तो गलत नहीं हो गया फिर? बिल्कुल गलत किया। एजुकेशन में बहुत पीछे चले गए। कराची के जो लड़के हैं वो एजुकेशन में, आज आप जाके देखिए किसी भी होटल पे रात 4-4 बजे तक जो है वो बाइकें लगी हुई होंगी और होटल पे जो है वो एक गैदरिंग होगी और बड़ी बड़ी बातें हो रही होंगी, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? 0। आप ये देखिए KPK इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है ना, सबसे ज़्यादा हाई है। जी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा। जबकि ऐसा था नहीं। कराची के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, लेकिन आज कराची की तालीम बहुत पीछे चली गई। बलूचिस्तान बहुत आगे निकल गया है एजुकेशन में, लेकिन कराची की पीछे चला गया। उसकी वजह ये कि कुछ सियासी मसाइल पैदा हुए यहाँ पर, कुछ चीज़ें ऐसी हुई यहाँ पे कि लोग अपने ट्रैक से हट गए। वरना हमारे लोग पहले CSS होते थे, CSP अफसरान होते थे, रेलवे के अंदर हमारे लोग होते थे जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे आए थे यहाँ पे, उनको बड़े मौके मिले यहाँ पर। हमारे जो दादा थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, वो अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर थे। 19 ग्रेड में मेरे फादर रिटायर हुए हैं, तो वो उनके मौके थे। लेकिन जो ये बीच का जो ट्रेन्योर गुजरा ना 90s का, ये कराची के लिए बहुत खतरनाक गुजरा, बहुत ज़्यादा, जिसमें बड़ा कराची में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जहनी। मैं कहती हूँ जो यंगस्टर्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनके जहन पे बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि आगे उनको कोई ज़्यादा चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है। क्या कहेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से इस वक्त आप? पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरफ जा रही है और इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है कि बेहतर हो जाए इकॉनमी? पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म साहब लगे हुए हैं। अभी भी उन्होंने जो है वो चाइना गए हैं, टर्की गए हैं, फिर वहाँ खान साहब की कंडोलेंस के लिए भी गए हैं। तो वो पाकिस्तान की जो खुद आर्मी चीफ़ हैं वो ख़ुद भी लगे हुए हैं, आके वक्तन फ़क्तन जो है वो आके बात कर रहे होते हैं, कारोबारी लोगों से बात कर रहे होते हैं। मुस्तकिल बुनियादों पे जो है ना कोई काम चल रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर इस वक्त जो ज़रूरत है कि
बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है। जब बाहर के लोगों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना। इस करप्शन को कैसे दूर करेंगे? आप लोग देखिए, एक तरफ से आप लोगों ने जो काम शुरू किया है उसमें ये नज़र आ रहा है कि आप लोग जो है बेहतर कराची चाहते हैं, इसी तरह ही हम बेहतर पाकिस्तान भी चाहते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि करप्शन को कैसे दूर किया जाए? करप्शन सबसे ज़्यादा जो होती है ना, जहाँ जो गढ़ है वो इदारों में होती है। और मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ कि इदारों की जो करप्शन है ना वो पहले से बहुत कम हुई है। ये बिल्कुल एक हकीकत बता रहा हूँ और ये मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ कि जो करप्शन पहले SVCA के अंदर होती थी वो उस लेवल पे नहीं है। जो करप्शन KDA में होती थी वो उस लेवल पे नहीं है। जो करप्शन दीगर इदारों में महकमों में होती थी वो उस लेवल पे नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतरी की तरफ आ रही है। चेक एंड बैलेंस है चीज़ों पे। पहले शहर में जिस तरह से चीज़ें हो रही होती थी वो चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी जो यूथ है उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो NED से पढ़ती है और फिर वो वीज़ा ढूंढ रही होती है अमेरिका, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, तो उनको यहाँ रुकना चाहिए। उनको यहाँ ठहरना तो रुकेंगे ना, मौके नहीं मिल रहे ना, मिलेंगे इंशाल्लाह। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिस तरह मैंने कहा बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती है, लोगों का ट्रस्ट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड होता जा रहा है। तो इसको तो बूस्ट फिर गवर्नमेंट ही कर सकती है। ये चीज़ें इस पे जो है ना जरदारी साहब का विज़न है और वो कर रहे हैं इस पे काम, और बिलावल साहब भी इस पे जो है ना मुस्तकिल बुनियादों पे काम कर रहे हैं। आप देखें अभी इन्होंने बिलावल साहब ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। अभी शहर में जो है उन्होंने एक इफ्तिताह किया है, कोई ब्रिज बनाया इन्होंने भी भुट्टो टर्मिनल के नाम से, और इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो रहा है। कमिश्नर साहब अपना अलग काम कर रहे हैं, बिलावल साहब अलग कर रहे हैं, मेयर कराची अलग कर रहे हैं, DCs लेवल पे अलग काम हो रहा है, जरदारी साहब उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं उसको वो अलग से लुक आफ्टर कर रहे हैं। मंथली बेसिस पे जो है वो बिजनेसमैन से भी राब्ते में हैं। अगर बिजनेसमैन कोई शिकायत कर रहा है तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करा रहे हैं। तो चीज़ों पहले से बहुत बेहतर है और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह आगे का जो पाकिस्तान होगा वो एक नया पाकिस्तान होगा और बेहतर पाकिस्तान होगा। बिल्कुल, कराची तो हमें आगे एक नया शहर बनाएंगे ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। हाँ। अभी जिस जगह पर हम देख रहे होते हैं ना वहाँ पर हमें ऐसे लगता है कि मसाइल जो है ना वो इतनी मिंगल्ड अप हो गए हैं कि अब उसको से कहते हैं ना हम कि एक वो जैसा बहरिया टाउन बना हुआ है, बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ है, DHA 9 बनाया है, बड़ा अच्छा सा बनाया है। इवन ये अपना स्कीम 33 के सामने जो है कोयटा टाउन वगैरह, गुलशन मेमार आई थिंक, यस, गुलशन वो इतना अच्छा बना हुआ है। कुछ एरिया है वहाँ का भी खराब है लेकिन कुछ एक्चुअल कराची अब वही होने वाला है। हाँ, तो मैं यही देख रही थी 10 साल बाद इतना अच्छा, इतना सिस्टमैटिक बनी हुई है सारी चीजें। वहाँ पे एजुकेशन सिटी भी बन रहा है। हाँ। आपकी नॉलेज में वो शायद, ओह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी चीज है। एजुकेशन सिटी भी बन रहा है, वहाँ पे डैम भी बन रहे हैं। हाँ, तो ये कराची के लिए पॉजिटिव साइन है, लोगों को नहीं पता है। हाँ। लेकिन वहाँ पे एक 9,500 एकड़ पर जो है वो एजुकेशन सिटी बन रही है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, जौहरीन यूनिवर्सिटी आ रही है, सक्सेस यूनिवर्सिटी आ रही है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं हाईवे पे। तो ये अच्छा, वहाँ पर भी मेरे ख्याल हॉस्टल्स वगैरह भी होंगे कि लोगों को वहाँ पे जो स्टूडेंट्स को वहाँ पे रहने का भी वो प्रॉब्लम नहीं होगा, अपनी एजुकेशन हासिल करें वहाँ पर। क्योंकि ज़्यादातर हमने दुनिया में ममालिक में देखा है कि वहाँ पर हेल्थ के लिए भी पूरे एक बने हुए होते हैं एरियाज़ पे, पूरे एरियाज़ जो है वो बने हुए होते हैं, एजुकेशन के बने हुए होते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा इकदाम हो जाएगा। आपको इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद जो है ना कराची में बेहतरी नज़र आएगी। हम तो चाहते हैं नया कराची, वो न्यू कराची को नहीं, एक नया कराची जो है ना वो होना ज़रूर चाहिए, ताकि ये है कि जो सिस्टमैटिक चीज़ें हों। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, हम अभी तक यही वाली बात है कि मैंने इस एरिया में रहना तो मैंने यहीं पर ही रहना, मैंने इससे आगे नहीं जाना कहीं। ये गलत है। ये मैं बता रहा हूँ, कुछ एरियाज हैं ऐसे, उनको चाहिए कि वो अगर फैमिली बढ़ रही है तो आप आगे और एरिया में स्विच कर जाएं, ना कि आप किसी गली में जो है ना 6th 7वें फ्लोर पे चले जाएं। आपको चाहिए कहीं आप किसी फ्लैट में चले जाएं, किसी आप स्कीम 33 में चले जाएं, बहरिया की तरफ चले जाएं, DHA 9 की तरफ चले जाएं। तो ये चीज़ें ना माइंडसेट हमें चेंज करना है। अच्छा, आप जब दुबई गए तो आपने वापस आने का फैसला क्यों किया फिर? क्योंकि लोग तो बाहर जाते हैं, कहते हैं हम तो बस वहाँ जाके सेटल हो गए, फिर वापस नहीं आते। दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटल था, वहाँ पे सारी चीज़ें थी हमारे पास, वहाँ अच्छी नौकरी भी कर रहे थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर एजुकेशन काम आई वहाँ पे? वहाँ पे बिल्कुल काम आई। मैंने MPhil स्कॉलरशिप के साथ किया, मैंने 3.9 GPA के साथ किया।
सोशल वर्क के अंदर। तो वहाँ पे काम आई मुझे, और वो मुझे छोड़ भी नहीं रहे थे। अच्छा। बोल रहे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें लगी लगाई नौकरी तुम छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे के लिए तो आप एसेट हैं, हम ये तो कहते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे लोग तो एसेट होते हैं। हाँ, तो वो मलवारी थे वहाँ के, जो तमाम थे। मैं वाहिद पाकिस्तानी था अपने बिलासा ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैं जॉब करता था, और मैं वाहिद पाकिस्तानी था अपने ग्रुप में, अपनी कंपनी में। तो वो छोड़ भी नहीं रहे थे, लेकिन अपने मुल्क में चीज़ों को मैं चेंज करने के नीयत से वापस आया और इनका पार्ट बना। फिर बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया यहाँ पर, और कोशिश की अपना हिस्सा डालने की। अच्छा बोलने के लिए अच्छा मुताबिक आपको बोलने के लिए अल्फाज भी चाहिए होते हैं, फिर जब एक्यूरेट बात भी करने के लिए आपको एक जुमले जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बात ये नहीं होती है कि आपने कहीं पर आकर से बात करी और बात फिर वो रफ़ा दफ़ा हो गई। वो आपकी बात जो है वो फिर लिखी भी जाती है और आगे पहुंचाई भी जाती है। तो इसमें जो है आप प्रैक्टिस करते हैं या इसमें आप अपना मुताला बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं? इसमें क्या चीज़ ऐसी होती है ताकि अगर कोई आगे और भी आगे कोई बढ़ना चाहता है बातचीत के हवाले से, तो किस तरह से ये आप अपना कैसे इसको जो है प्रैक्टिस कैसे जारी रखते हैं? प्रैक्टिस तो नहीं रखते, पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है। डेली बेसिस पे आप लोगों से मिल रहे होते हैं, आप सुबह कहीं होते हैं, शाम में कहीं होते हैं, शाम में गम खुशी हर जगह जा रहे होते हैं, मीडिया से आपका वास्ता पड़ रहा होता लगता है कि गलत बात ना निकल जाए मुझ से? नहीं, मोस्टली निकलती तो नहीं है। नहीं, मोस्टली तो नहीं निकलती है, क्योंकि आप एक टाइम आपका ऐसा आता है कि आपको अबूर हासिल हो जाता है चीज़ों पे, आपको ज़हन और अवेयरनेस इतनी आ जाती है कि आपको कौन सी बात कहाँ बैठ के करनी है। ये खुद ब खुद आपको ग्रूमिंग हो रही होती है आपके वक्त के साथ साथ। 27-28 साल में हमने जो सीखा है, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा पक्का हो गई हैं कि आप किसी भी सांचे में डालेंगे तो हम ढल जाते हैं। ढल जाते हैं। क्या कहेंगे नए आने वालों को? नए आने वालों को ये बोलेंगे कि बहुत ज़रूरी है कि वो ये होटलों पे बैठना बंद करें और चीज़ों को सीखें, अपने जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाएं, अपने मुल्क के लिए चीज़ों को बेहतर करें, अपना हिस्सा डालें। और ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी तालीम को ना छोड़ें। हमारे यहाँ आजकल व्हाट्सएप मोबाइल आ गया है, हमने किताबों से दूरी इख्तियार कर ली है। ये हमारा सबसे फेलियर है, हमने किताबों से दूर नहीं होना है। आज भी मैं कभी कभी जब फारिग होता हूँ ना, तो मैं किसी ना किसी टॉपिक को लेकर ना अपना आर्टिकल लिख लेता हूँ जब फारिग होता हूँ। क्या लिखते हैं आर्टिकल में? किस टाइप के आर्टिकल्स होते हैं? हम तो ये मेरा पहला आर्टिकल तो 99 जब हम फर्स्ट ईयर में था ना, तब मैंने लिखा था अफगान वॉर पे। वो आज तक मेरे पास संभाल के रखा हुआ है। उस वक्त लिखा था। क्या लिखा था आपने अफगान वॉर के बारे में? अमेरिका और अफगान की वॉर शुरू हुई थी उस टाइम पे, 2000 में मैंने पहला आर्टिकल लिखा था। नहीं, आपकी क्या सोच थी उससे? क्या आपने उस वक्त क्या लिखा था? उसमें जो एक्चुअल चीज़ें थी उस वक्त की पॉलिसी के हिसाब से लिखा था, ठीक है। और चीज़ें जो स्टार्ट हुई थी, हकीकत बताई थी उसके अंदर कि एक्चुअल ये वॉर स्टार्ट कहाँ से हुई थी। उसके बाद फिर हम लिखते रहे, फिर हम अपने लीडर के लिए, उस वक्त के लीडर के लिए बहुत बेतहाशा लिखा। बेतहाशा लिखा। हाँ, बेतहाशा लिखा। और उस वक्त क्योंकि हमें समझ बूझ नहीं थी, तो हम लिखते चले गए। फिर उसके बाद फिर हमने उर्दू ज़ुबान पे मैंने बहुत लिखा, अभी भी लिखा, कुछ दिन पहले भी। अभी आप किस पे लिख रहे हैं ज़्यादातर? लास्ट मैंने उर्दू ज़ुबान पे लिखा। उर्दू ज़ुबान पे लिखा, क्या लिखा इसमें? उर्दू ज़ुबान की जो पूरा बैकग्राउंड है, कहाँ से निकली है और इसकी क्या फ़ादियत है। उर्दू ज़ुबान हमारी जो है वो नेशनल लेवल की ज़बान है, और उसूली तौर पे तो हमें चाहिए कि हम अपनी तमाम जो है ना डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें जो है ना, हम उर्दू में ही करें। जी जी। ये हर मुल्क के अंदर होता है, हमने इंग्लिश को अपनाया हुआ है। आप चाइनीज़ चले जाएं, क्या उन्होंने क्या इंग्लिश में बात करते हैं? हर ज़ुबान, हर मुल्क जो है वो अपनी अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। तो हमें भी अपनी ज़ुबान को प्रमोट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, खुद कफ़ील हो जाए तो शायद हम ये चीज़ करें। अब तो खुद कफ़ील नहीं हुए, हमें प्रॉब्लम ये आती है। आईडी कार्ड पहले हमारा उर्दू में था, जब हमें बाहर के मुल्क जाना पड़ता था कन्वर्जन करा के जाना होता था, कन्वर्ट करा के जाते थे, क्योंकि उनको ज़ाहिर है उनको तो नहीं समझ आएगी। तो हम लोग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है ना कि हम अभी तो खुद कफ़ील नहीं हुए हैं ना। ये भी सो मच डिपेंडेंट, ज़ाहिर लोन्स भी लेने हैं, फिर क्या करें।
तो इसलिए अभी तक तो डॉक्यूमेंट्स हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलने दो, चलने दें। लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि हम खुद भी होंगे, हम सारे लोन उतार भी देंगे। अच्छा, लिखने के हवाले से आप ये बताइएगा कि आपको लिखने का शुरू से शौक था, बचपन से शौक था, या बाद में आके शौक हुआ? नहीं, ये जेनेटिकली होता है आपके अंदर। अच्छा, घर में कोई लिखता था? नहीं, ये आपके जो है ना जिन्स में होता है। ये हमें शायरी का भी शौक रहा, हम गवारा अदब से भी वाबस्ता रहे। कोई भी फीलिंग्स होती हैं वो बस लिख कर बयान कर देते हैं, इसीलिए तो फिर आपके वो माइंड और ज़बान जो है ना वो आपस में कंट्रोल है कि कहाँ पर क्या बात करनी है, किस तरह से। तन्हाई पसंद में जितना मिच्योर होता है ना, वो आप कुछ 100 लोगों में आप इतना मिच्योर नहीं होंगे। आप अपने जो कहते हैं ना कि फारिग औकात होते हैं जिस पर आराम से सुकून से बैठ रहे होते हैं, तो उस पर आप लिखते हैं या टीवी देखते हैं? नहीं, टीवी देखने का टाइम दिन का होता है। अच्छा, टीवी रात का जो टाइम होता है ना, वो हम उस पर लिखते हैं या बुक्स पढ़ते हैं या शायरी या दीगर मुताला करते हैं। दोस्त अहबाब कैसे हैं आपके? दोस्त अहबाब सारे जो जितने भी हैं वो आज अच्छे पोस्टों पर हैं और मुलाकात होती है। बिल्कुल, स्कूल का भी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, हाँ। कॉलेज का भी बनाया हुआ है। हाँ। अपने हमारे दोस्त कहीं अमेरिका, कनाडा, जहाँ पर भी है ना, वो आज राब्ते में। हमने पुराने लोगों को छोड़ा नहीं। आप नहीं चाय पे कभी जाते? ये जाते हैं कभी कभी उनके पास? नहीं, वैसे ही कभी उधर फ्रेंड्स के साथ चाय में नहीं, बिल्कुल बैठते हैं। कभी हाईवे बैठे होते हैं, कभी दो दरिया बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, कहीं किसी ढाबे पे बैठे होते हैं। आपके पीछे तो सब पड़े हुए होते हैं यार, ये कर लें, ये कर लें। बिल्कुल, काम तो लोग बहुत बोलते हैं। काम के अलावा भी कभी आप कहते हैं बस अब काम का डिस्कशन है, मैं कोई नॉर्मल जिंदगी भी बताए। आदमी थक जाता है। लोग कितने फोन आ रहे होते हैं डेली, हमें मुझे 3 बार अपना मोबाइल चार्ज करना पड़ता है दिन में। इतनी कॉल आ रही है, लोगों के मसाइल इतने होते हैं। तो दोस्त अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे साथ काम की बात। नाराज भी हो जाते हैं। एक पुराने मिनिस्टर थे, अभी परसों फोन आया उनका, साबिक मिनिस्टर थे, वजीर सेहत थे, नाराज हो गए। उनका काम हो नहीं पाया। वजीर सेहत थे 2013 में, तो वो नाराज हो गए कि उनका काम नहीं हो पाया। अब वो जिसके लिए बोल रहे थे ना, उन्होंने पोलियो वर्कर से बदतमीजी की थी, उन्होंने मिसबिहेव किया था खातून से। अब वो कह रहे छुड़वा दो। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा डीसी जो है वो बहुत उसूल परस्त है, आना परस्त है, वो नहीं छोड़ेगा, उसको बोलो सॉरी करे। तो ऐसे लोग भी नाराज हो जाते हैं। वो वजीर शायद हम मेरे से आज नाराज हो गए, परसों की बात है। असूल अपनाना चाहिए ना। ये कहते हैं ना कि यहाँ पर आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। जो पोलियो वर्कर इतनी मेहनत से अपने पूरा दिन लगा कर हमारे ही मुल्क को बचाने के लिए पोलियो के कतरे बच्चों को पिला रहे हैं, उनके समय तो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। तो ये एक बड़ी एक चीज़ होती है, इस पर अगर आप लोग स्टैंड ले रहे हैं ये बड़ी बात है, ताकि ये सबक हासिल हो सके सबको कि एवरीवन इज़ अ ह्यूमन। तो आप बिलीव करें, पोलियो को हमने इतना सीरियस लिया हुआ है ना कि हम एक एक घर को काउंट करते हैं कि इस घर के अंदर लास्ट टाइम वैक्सीनेशन हुई थी, इस बार नहीं हुई है। आप बिलीव करें, 5 दिन पहले कमिश्नर कराची जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ऑफिस आए, उन तमाम वालिदैन को बुलाया जो रिफ्यूजल थे, जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाई थी। हमने उन तमाम लोगों को बहुत मोहब्बत से जमा किया और यकीन माने आधे घंटे की ब्रीफिंग दी है कमिश्नर कराची ने। और उसमें जब वो वालिदैन उठे हैं ना, तो उन्होंने अपने घर जाके उन बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई है। ओह, दिस इज गुड। मैं खुद भी जब कन्विंस करना ज़रूरी है ना। मैं खुद भी जब इनकी टीम का पार्ट नहीं था ना, तो मैं अपने बच्चों की वैक्सीन ना अपने डॉक्टर से करवाता था पोलियो की। लेकिन जब मैं इनकी टीम का पार्ट बना ना, तो मैं सेटिस्फाई हुआ नहीं। मैंने कहा ठीक है, ये पोलियो वैक्सीन ठीक है। नहीं, कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर वो आपको चाहे जितनी भी उम्र के हो पोलियो के कतरे पिला देते हैं। अब तो पोलियो वैक्सीन का कार्ड जो है वो कंपलसरी कर दिया ना, वैक्सीन के कतरे पिला देते हैं। जी, अब तो कंपलसरी कर दिया है। जी, अब आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। और दुनिया में 2 ही मुल्क रह गए हैं पोलियो से। जी, एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और अलमिया देखें आप, कराची के अंदर पिछले 1 महीने पहले किमाड़ी में केस आया है पोलियो का। और ये लोगों को ये नहीं पता कि ये तो ऐसी बीमारी है कि जो जिसका ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब होगी तो होगी। और ये बच्चों से एक दूसरे के से लगती भी है, इसलिए भी इतना ज़्यादा केयरफुल रहने कि जरासीम पता नहीं कहीं पर भी आ सकते हैं। तो इम्यूनिटी जिसकी वीक है उसको तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों को इस बात को बड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अपने मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। एक बीमारी है, ये कोई वो नहीं है कि जिससे आप जो है आराम से बच जाएँ। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग।
बाकी ये है कि आगे जाकर आप ये कहते हैं कि हमेशा जो है अपने जो स्टैंड पे खड़े रहना है, और आप लोग इस वक्त इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहे हैं कि कहीं पर भी बुराई नज़र आएगी तो उसको जो है पकड़ना है। बिल्कुल पकड़ना है, और सज़ा भी मिलेगी उन लोगों को। हम FIR भी दर्ज कराते हैं। हमने तमाम लोगों की जो भी हमारे वायलेशन करता है कानून की, हम उस पर FIR कराते हैं। हमारे पास सबूत है इस बात के। आप कभी चाहें तो आप सोर्सेज आती हैं फिर कि आपने FIR लगा दी, ये कर दिया? बिल्कुल आती, मैं बता रहा हूँ ना। अभी ये परसों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वजीर साहब हैं, नाराज़ हो गए, उनका काम नहीं किया तो वो होता है, लोगों को नाराज़ करना पड़ता है। और अच्छा ऑर्गेनाइज़र और अच्छा एक जो होता है ना, वो लोगों को नाराज़ करता है। आप जब तक लोगों को नाराज़ नहीं करेंगे ना, आप रिजल्ट नहीं दे सकते। अच्छा, बुराई को बुराई समझने में लोग, अब मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हिचकिचाते हैं, कहते हैं इट्स ओके, मतलब हर बात पे इट्स ओके। इज़न्ट इट कि हम अपने कहते हैं ना एथिक्स से गिर रहे हैं कि अगर हम इट्स ओके कह देते हैं किसी बुराई को देखकर भी? बुराई हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा फैल गई है। अब किसी चीज़ को बुराई समझा ही नहीं जाता है। रिश्वत लेना, रिश्वत देना, किसी चीज़, अब हर चीज़ कंपलसरी हो गई है। ये हमारा माइंडसेट बन गया है। अभी भी कुछ लोग ऐसे सुस्ता, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है सुस्ती है कि अगर एक दफ़ा आप रिश्वत नहीं देंगे तो थ्रू प्रॉपर चैनल काम होगा, थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो एटलीस्ट उन लोगों को सबक तो मिलेगा ना कि ये जी पैसे दे के काम नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं, हम बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। हाँ। आप कभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ना किसी को डोमिसाइल PRC बनाने भेज दीजिए, विदिन 10 मिनट्स ना वो फारिग हो जाएगा। उसको कोई पेपर नहीं लाना, कुछ नहीं करना, वो आएगा नाजरा की तरह थंब लगाएगा और फारिग हो जाएगा। विदिन 10 मिनट्स वो अपने घर पे होगा। तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें, अब इस चीज़ के लिए ना पहले पैसे लिए जाते थे डोमिसाइल PRC बनाने के लिए। जी, भी तो दो डोमिसाइल PRC चल रहा है। है। लेकिन अब क्या सिस्टम हो गया है कि अगर पिंडी से कोई बच्चा आ रहा है, एक तो मुस्तकिल पते पे डोमिसाइल बनता है। अगर उसको NOC जारी होती है बाकायदा तौर पे, तो अब बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गई ये चीज़ें। अब आप दो डोमिसाइल नहीं रख सकते हैं। अब NOC जारी होगी DC की तरफ से कि ये बंदा आपके पास से डोमिसाइल तो जारी नहीं हुआ है। वो उस चीज़ को रीचेक करता है कंप्यूटर पे, उसके बाद फिर डोमिसाइल बनता है। तो इससे ये है कि काफ़ी चीज़ें बेहतर, जो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के हक इस तरह से मारे जा रहे होते हैं और काफ़ी परेशानी होती है। रमज़ान के हवाले से बताइएगा कि प्राइस कंट्रोलिंग पे कुछ काम हुआ? बिल्कुल हुआ। और इस पर मैं आपको बताऊँ, आज सुबह से की खबर गर्म है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया। उसके 2 इश्यूज थे, एक करप्शन और प्राइस चेकिंग पे कंट्रोलिंग ना होना। उसने ये 2 इश्यूज उसके सस्पेंशन का बायस बने। तो ये कमिश्नर कराची ने खुद किया है, और सुबह भी मॉर्निंग शो में वो बैठे हुए थे, उन्होंने बताई ये बात कि ये चीज़ें थी इसकी। तो आप देखें कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो इतना पढ़ लिख कर आता है, यहाँ तक पहुँचता है, जब उसका भी ख्याल नहीं हो रहा है। हमने सख्ती तौर से हर पीर को कमिश्नर ऑफिस के अंदर प्राइस चेकिंग की रिपोर्ट जारी होती है, और रमज़ान के हवाले से बाकायदा तौर पे मीटिंग हो चुकी है, और सबके काम डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पूरे कराची के DC प्राइस पे कंट्रोल होगा। और DC खुद जाते हैं। तमाम शहर के DC जो है ना इस वक्त मार्केट में उतरे हुए हैं। हमारा अपना खुद जो तहा सलीम भाई डिप्टी कमिश्नर, एक मुर्गी की दुकान में भी जाके चेक कर रहे होते हैं, दालों के रेट्स भी चेक कर रहे होते हैं। हमारे पास डेली जो है वो एक कमिश्नर ऑफिस से रेट लिस्ट आती है, उसको जाके हम टैली करते हैं। अच्छा, एक मसला जो और आता है वो ये आता है कि कभी सब्ज़ी वालों से या अगर हम फल वालों से पूछते हैं कि DHMS के रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं। अगर हम थोड़ा सा बहादराबाद की तरफ जाते हैं तो उधर भी ज़्यादा रेट है, लेकिन गुलशन की तरफ जाएंगे थोड़े कम रेट होंगे। उससे मतलब जो बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे ही हम किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पर ज़रा हम देखते हैं कि तबका ज़रा सा जो है वो ऐसा तबका जो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पर हम देखते हैं वही फल जो है वो नॉर्मल प्राइस का है। लेकिन जब फल फरोशों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि प्रॉब्लम ये आती है कि DHM हमारी दुकान के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें वहाँ पर अपनी दुकान का रेट भी साथ में शामिल करना पड़ता है, फिर हमें कन्वेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, फिर हमें उसे भी शामिल करना पड़ता है। कहता है अब आप देख लें, जो चीज़ आपको सब्ज़ी मंडी के पास मिलेगी वो हमारे यहाँ पर थोड़ी सी महंगी होगी। अब आप कैलकुलेट कर देख लें, आपकी प्राइस तो आपको वही, हम तो फिर भी कहते हैं इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस चीज़ को भी कंट्रोल करेंगे, और इस पर भी डिस्कशन हुई है सारी चीज़ें। लेकिन वो बेचारे जो इतना पैसे भर रहे हैं दुकानों के, तो वो तो अपनी कैलकुलेशन पूरी देंगे ना, या नहीं? हाँ,
क्योंकि हम ये कहते हैं कि नहीं ये तो भाई 20 रुपए का है, ये आप 40 का क्यों दे रहे हैं। अच्छा, आप लेकिन वो जिन कैलकुलेशन लोगों की बात करें ना, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है। हाँ उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है। हाँ हाँ आप जिन एरियाज की बात कर रहे होते हैं ना, नहीं उनको फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क भी नहीं पड़ रहा उनको होता नहीं फर्क पड़ता, कि लेकिन मैं ये चीज वैसे 20 रुपए की चीज 30 में क्यों आ रही है ना, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा वो होता तो है। सारा सामान लेके मेरा खुद अपनी आंखों से देखे वो चले जाते हैं, कहते वो हैं चले ओके जाते हैं, फाइन, बोलते कोई हैं, बात "It's नहीं, okay, इतना ठीक है तो कोई हर्ज नहीं तो है। वो उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा होता, हाँ। जो कि गलत है। तो इन चीज़ों पे भी हुआ है। मैं तो प्रो उन फ्रूट वालों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो तो बेचारे अपनी दुकानों का पे कर रहे हैं। मैं बताऊं, देखिए बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, ये पोश एरियाज हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर कल सस्पेंड हुआ ना, यहाँ पे प्राइस कंट्रोल ना करने पर, करप्शन करने पर सस्पेंड हुआ ना, तो ये चीज़ें अभी मजीद तेजी आएंगी। अच्छा, एक और हम चीज़ देख रहे होते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं, बेशक वो आपका एरिया नहीं होगा लेकिन वो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर ठेले भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो फ्रूट वाली दुकानें हैं वो गलियों के ऊपर बनाई हुई हैं, पैदल चलने की जगह नहीं होती है। इससे आपको लगता नहीं है कि जो बिल्डर अपनी दुकान भी बना रहा है या एरिया बना रहा है या वो कोई सब्ज़ी की दुकान बना रहा है, तो उनके हक जो हैं वो छीन रहे हैं, और वो ही हक जो है वो फिर आप ये देखें कि यहाँ पर आपको जो है वो मिल रहा है कि वो मतलब उनकी शॉप्स कोई नहीं रेंट पर ले रहा, बल्कि वो जो रेंट है वो फुटपाथ पर चला जाता है। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में तो ये चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। हम तमाम अपने आप लोग मिसाल बन रहे हैं ना, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और हम भी हमारे जो इनक्रेजमेंट का जो अमला है और हम सब मिलके इस पे अपना पार्ट डाल लें, और डेली बेसिस पे हम करते हैं। हम नाइट ऑपरेशन भी करते हैं वहाँ पे। जो हमारे एसीज हैं वो हमने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है कि वो एक एसी जो है वो 6 बजे के बाद ये वाला एसी काम करेगा, इस एरिया में काम करेगा, उससे पहले जो है वो वाला एसी काम करेगा। तो हमने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है, तो इस पे प्रॉपर जो है वो डीसी साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं इस पे। वीकली जो है मीटिंग करते हैं और वो उसको रीचेक भी करते हैं, फिर वो रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस जमा होती है। ओके, थैंक यू सो मच आपका शो में तशरीफ लाने का। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जाते हुए? बस जाते जाते ये कहेंगे कि किताब से दोस्ती करें, तालीम को जारी रखें। यूथ से भी कहूँगा कि वो अपने इस मुल्क में रुकें, ठहरें, सियासत में भी आएँ, ब्यूरोक्रेसी में भी जाएँ, और अपने तमाम जगहों पर जो है ना मैक्सिमम पार्ट अदा करें और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, अपने हकूक़ भी अदा करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।